सुधा मूर्ति, एक खामोश मसीहा। एक महान सोशल वर्कर, एक शानदार इंजीनियर, एक अच्छी गृहिणी, एक बेस्ट सेलर राइटर, एक दयालु महिला, एक सादगी पसंद स्त्री। वो एक के बाद एक अपने व्यक्तित्व में नई भूमिकाएं जोड़ती चली जाती हैं। लेट 60s में बॉब हेयरकट फ्लॉन्ट करने की हिम्मत रखने वाली सुधा मूर्ति अपनी यूनिवर्सिटी की पहली महिला इंजीनियर बनकर यहां आने वाली लाखों लड़कियों के लिए इंजीनियरिंग का रास्ता खोल देती हैं। वो संदेश देती हैं कि इंजीनियरिंग केवल मर्दों की जागीर नहीं है। इसी हिम्मत के दम पर वो कॉलेज से निकलकर ऑटो मोटर्स के इतिहास में पहली महिला इंजीनियर बनती हैं। फिर एक साधारण से इंसान के साथ 7 फेरे लेकर उसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की कतार में खड़ा करने के लिए त्याग की देवी बन जाती हैं। अमीरों की पत्नियों के लिए यह बहुत स्वाभाविक है कि वो अपने डिजाइनर कपड़ों पर इतराएं, लेकिन सिल्क और बनारसी साड़ियों को हमेशा के लिए छोड़कर सूती साड़ी में सुधा सोशल वर्क के क्षेत्र में लाखों महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन जाती हैं। उनकी पहचान इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन के रूप में बाद में होती है। उससे अलग सुधा कन्नड़ और अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध स्टोरी राइटर के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बना लेती हैं। इन प्रेरणादायक कार्यों को देखते हुए भारत सरकार सुधा मूर्ति को देश के 4थे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित करने पर मजबूर हो जाती है। ऐसे कमाल के व्यक्तित्व वाली महिला सुधा मूर्ति की कहानी भी कम करिश्माई नहीं है। उनका जन्म 19 अगस्त 1950 में उत्तरी कर्नाटक में शिगांव में हुआ था। विवाह से पहले उनका नाम सुधा कुलकर्णी था। उनके पिता डॉक्टर आर.एच. कुलकर्णी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे। सुधा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उनका एक छोटा सा सपना था, इंजीनियर बनना। जबकि उस दौर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना केवल पुरुषों का अधिकार क्षेत्र माना जाता था। उनकी नानी ने कहा, तुम इंजीनियर बन गई तो हम अपनी कम्युनिटी में तुम्हारे लिए कोई योग्य लड़का नहीं खोज पाएंगे। उनके इंजीनियरिंग करियर के लिए उनके पेरेंट्स भी सहमत नहीं थे। कुछ लोगों का कहना था कि लड़की का इंजीनियरिंग करना कल्पना से बाहर की चीज है। इंजीनियर बनने के उनके फैसले के लगभग सभी खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग करने को लेकर अपना इरादा पक्का कर लिया था। साल 1968 में सुधा कुलकर्णी ने बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। चूंकि मार्क्स अच्छे थे इसलिए एडमिशन आसानी से मिल गया। वो पूरी यूनिवर्सिटी की पहली महिला स्टूडेंट थी जिन्हें इंजीनियरिंग के लिए चुना गया था। लेकिन कॉलेज में एडमिशन देते वक्त कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनके सामने 3 अजीबोगरीब शर्तें रख दी। पहली, वो कॉलेज साड़ी पहनकर आएंगी। दूसरी, वो कॉलेज की कैंटीन में नहीं जाएंगी। और तीसरी शर्त थी कि वो कॉलेज में लड़कों से बात नहीं करेंगी। 2 शर्तें तो उन्होंने मान ली। वो रोज साड़ी पहनकर कॉलेज आने लगी और कभी भूलकर भी कॉलेज कैंटीन की तरफ रुख नहीं करती थी। सुधा कहती हैं, वैसे भी कैंटीन का खाना बहुत घटिया था, मुझे वहां जाना ही नहीं था। तीसरी शर्त भी 1 साल तक चली, लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर में टॉप कर गई तो लड़के मुझसे खुद ही बात करने लगे थे। सुधा के लिए वो वाकई चुनौती भरे दिन थे। उनके कॉलेज में तब एक भी लेडीज टॉयलेट नहीं था, क्योंकि उस कैंपस में सब पुरुष ही हुआ करते थे। इंजीनियरिंग की क्लास में वो 599 लड़कों के बीच अकेली बैठी होती थी। शरारती लड़के कभी उनकी चेयर पर स्याही बिखेर दिया करते थे, कभी लड़के पीछे से उन पर कागज का जहाज बनाकर फेंकते थे। उन्हें चिढ़ाने के लिए गीत गाते, सजन से झूठ मत बोलो, सुधा के पास जाना है। ये सब सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराती रहती। सुधा ने इन शरारती लड़कों की प्रिंसिपल से कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो तो पहले ही बोल चुके थे कि मेरे पास किसी की शिकायत लेकर मत आना। लेकिन वो सारे लड़के एग्जाम्स के पहले ही जानते थे कि कॉलेज की दीवारों पर चस्पा मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर किसका नाम होगा। लेकिन सुधा इन सब से दूर रहती।
क्योंकि वो जानती थी कि उनका लक्ष्य इससे बहुत बड़ा है। सुधा ने सारे सेमेस्टर में टॉप करके ये मिथ तोड़ दिया कि इंजीनियरिंग केवल मर्दों का इलाका है। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं था। सुधा के प्रोफेसर पिता की आय के सीमित साधन थे। कॉलेज में इंजीनियरिंग की फीस महंगी थी। सुधा की मां ने 300 रुपए अपनी बचत से निकाले। उन्होंने अपने पति से कहा कि वो ये फीस वक्त पर जमा करा दें। लेकिन पिता ने कहा, कुछ दिन रुक जाओ, मेरी तनख्वाह मिल जाए तब दे देंगे। मां ने कहा, यह ठीक नहीं है, फीस वक्त पर देनी चाहिए। उनके पिता के दोस्त पाटिल वहीं खड़े थे। उन्होंने कहा, ये ठीक कह रही हैं। फिर उन्होंने अपनी जेब से 100 रुपए निकालकर श्री कुलकर्णी को दे दिए। कहा, ये मेरी तरफ से एक होनहार बिटिया को गिफ्ट है। पिता ने कहा कि इतने पैसे वो गिफ्ट में नहीं ले सकते, वो इसे उधार समझकर ले रहे हैं। तब जाकर सुधा की फीस जमा हुई। तब कौन जानता था कि इस लड़की की किस्मत में एक दिन अरबपति बनना लिखा है। घर के हालात देखकर सुधा ने तय कर लिया कि वो जब तक कॉलेज में रहेंगी सादगी से रहेंगी, सिर्फ सफेद साड़ी पहनेंगी, मिठाई नहीं खाएंगी और सिर्फ ठंडे पानी से नहाएंगी। उन्होंने तय किया कि अब वो अपनी सखी और शत्रु दोनों बनेंगी। प्रिंसिपल ने सुधा के लिए कॉलेज का एक छोटा सा कमरा दे दिया था। वो बहुत गंदा था। सुधा उस कमरे को साफ करके उसमें अकेले अपना खाली वक्त बिताती। उस कमरे को कॉलेज ने बाद में सुधा के नाम पर कुलकर्णी कक्ष रख दिया। बाद में सुधा ने कॉलेज में एक बड़ा हॉल बनवाया। सुधा ने अपनी एक किताब में लिखा, जब भी मैं अपने पुराने बीवीबी कॉलेज जाती हूं तो लगता है कि मैं अपने मायके आई हूं। उन्होंने बीवीबी कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की। उन्होंने पूरे स्टेट में टॉप किया, जिसके लिए उन्हें कर्नाटक के सीएम ने सिल्वर मेडल से नवाजा। साल 1974 में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन हासिल की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स से इस उपलब्धि के लिए उन्हें गोल्ड मेडल मिला। साल 1974 से सन 1981 तक वो पुणे में रही और उसके बाद मुंबई चली गई। पढ़ाई के दौरान लंबे बालों को संभालने में काफी वक्त लगता था और इसलिए उन्होंने अपने बाल बॉब कट कटवा लिए। उस जमाने में साउथ इंडियन लड़कियां अपने बाल नहीं कटवाती थीं। उनके पूरे परिवार में इस बात पर हंगामा मच गया। सुधा कहती हैं, मेरे बाल कटवाने के बाद मेरे घर का पता ही बदल गया था। कोई मेरे घर का पता पूछता था तो लोग फिकरा कसते, अच्छा आपको उनके यहां जाना है जिनकी बीच वाली लड़की ने बॉब कट बाल कटवा लिए हैं। उसी दौर में सुधा मूर्ति का सामना एक और अजीब बात से हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जॉब की तलाश कर रही थी। उन्होंने देखा कि टेल्को जैसी कंपनी के विज्ञापनों में साफ साफ लिखा रहता था, कृपया महिलाएं इस पद के लिए आवेदन ना करें। ये बात सुधा को बहुत अजीब लगती थी। उन्होंने तुरंत जेआरडी टाटा को पोस्ट कार्ड भेजा, जिसमें उन्होंने इस बात की शिकायत की कि टाटा मोटर्स में ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों है। वहां केवल पुरुषों को ही नौकरी क्यों दी जाती है, जबकि कई योग्य औरतें भी ये काम बेहतर ढंग से कर सकती हैं। टाटा जैसी प्रोग्रेसिव कंपनी में ये बात उन्हें हैरत में डालती है। जेआरडी टाटा ने इस शिकायत को बहुत गंभीरता से लिया। टाटा मोटर्स कंपनी के बड़े अफसरों ने सुधा को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाया। अपने तर्क से अफसरों को संतुष्ट करने के बाद सुधा को टेल्को ने न केवल एक ग्रेजुएट ट्रेनी के रूप में रख लिया, बल्कि उन्हें वहां इंटरव्यू देने के लिए आने का पूरा किराया भी दिया। लेकिन अभी भी एक और परीक्षा बाकी थी। इसी बीच उन्हें कॉलेज की तरफ से अमेरिका जाने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। वो असमंजस में पड़ गईं कि टेल्को ज्वाइन करें या अमेरिका जाएं। उनके पिता उनके गुरु भी थे। उन्होंने समझाया, तुम्हें इतने बड़े बड़े वादे करके टेल्को में नौकरी मिली है, अब तुम इस ऑफर को ठुकराकर अमेरिका चली जाओगी तो तुम्हारे संघर्ष का क्या होगा। फिर कोई कंपनी लड़कियों को इंजीनियरिंग में नौकरी नहीं देगी। तुम इन कंपनियों के लिए एक गलत उदाहरण बन जाओगी। सब कहेंगे इसीलिए लड़कियों को नौकरी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो नौकरी के प्रति गंभीर नहीं होती हैं। अपने पिता की बात उन्हें समझ में आ। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हम लोग अपने बड़ों का कहना मानते थे। आजकल के बच्चों जैसे नहीं थे जो छूटते ही कहते हैं इट्स माय लाइफ।
इस तरह वो भारत की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता टाटा कंपनी में एक डेवलपमेंट इंजीनियर के रूप में शामिल हुई और उन्होंने मुंबई, पुणे और जमशेदपुर जैसे तमाम शहरों में काम किया। ऑटो इंडस्ट्री में वो देश की भी पहली महिला इंजीनियर थी। इसी दौरान उनकी नारायण मूर्ति से मुलाकात हुई। नारायण मूर्ति भी एक इंजीनियर थे और करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे। नारायण मूर्ति उनके प्रेम में पड़ गए। मूर्ति से उनकी शादी की कहानी भी काफी दिलचस्प है। सुधा कुलकर्णी खूबसूरत तो थी ही, उसके साथ बोल्ड और एम्बिशियस भी थी। तब नारायण एक बहुत साधारण और कम बोलने वाले इंसान थे। वो सुधा को पसंद करने लगे। सुधा उनके कॉमन फ्रेंड्स ग्रुप में थी। एक शाम मूर्ति ने इस ग्रुप को शाम 7:30 बजे पुणे के ग्रीन फील्ड्स होटल में डिनर के लिए बुलाया। इस ग्रुप में सुधा अकेली लड़की थी। पहले सुधा ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर वो आ गई। दोनों में दोस्ती हुई और वो मिलने लगे। वो किताबों की बातें करते। मूर्ति अपने विदेश के अनुभव व किस्से उनसे शेयर करते। करीब 3 साल की मुलाकातों के बाद मूर्ति ने एक बहुत ही गैर रोमांटिक तरीके से उन्हें प्रपोज किया। सुधा उस दिन को याद करते हुए एक इंटरव्यू में कहती हैं, मूर्ति बहुत शर्मीला लड़का था। उस दिन उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं 5'4" टॉल हूं, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं और मैं जानता हूं मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम खूबसूरत हो, ब्राइट और इंटेलिजेंट हो, तुम्हें कोई भी मिल जाएगा, पर क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुधा भी मूर्ति को पसंद करने लगी थी, लेकिन वो शादी जैसा जिंदगी का अहम फैसला अपने माँ पापा की मर्जी के बिना नहीं ले सकती थी। सुधा ने अपने पापा को मूर्ति के बारे में बताया। बड़ी मुश्किल से वो लोग नारायण मूर्ति से मिलने को राजी हुए। इस मुलाकात के लिए पुणे में सुबह 10 बजे का वक्त तय हुआ, लेकिन नारायण मूर्ति उनके पापा से मिलने नहीं आए। सुधा के लिए ये काफी शर्मिंदगी के क्षण थे। उनके पापा ने ताना दिया, मैं अपनी बेटी के लिए ऐसे आदमी पर कैसे भरोसा कर सकता हूं जो वक्त देकर ना आए। सुधा ने बड़ी मुश्किल से दूसरी मुलाकात तय की। सुधा के पापा पहले ही नारायण मूर्ति से थोड़ा नाराज थे। उन्होंने पूछा कि वो जीवन में क्या बनना चाहते हैं। मूर्ति ने कहा कि वो कम्युनिस्ट पार्टी में एक राजनेता बनना चाहते हैं और एक अनाथालय खोलना चाहते हैं। सुधा के पिता ने साफ कह दिया कि वो अपनी बेटी का हाथ ऐसे आदमी को नहीं दे सकते जो कम्युनिस्ट बनना चाहता हो। 1977 में नारायण मूर्ति ने सॉफ्टवेयर ग्रुप पैटनी कंप्यूटर सिस्टम्स में बतौर जनरल मैनेजर काम करना शुरू कर दिया। अब सुधा के पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों 10 फरवरी 1978 को मूर्ति के बैंगलोर वाले घर में शादी के बंधन में बंध गए। शादी बेहद सादगी से हुई। इस शादी में केवल 800 रुपए खर्च हुए थे। सुधा ने एक इंटरव्यू में शादी के पहले के वक्त के बारे में जिक्र करते हुए कहा था, एक वक्त था जब भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक मूर्ति कितने जरूरतमंद थे। वो हमेशा मुझसे पैसे उधार लेते। हम डिनर पर जाते और वो कहते, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मेरे हिस्से का पे कर दो, बाद में इसे वापस कर दूंगा। मैंने हिसाब की एक डायरी बना रखी थी जिसमें मैं ये सारे उधार दर्ज करती रहती। फिर वो हंसते हुए कहती हैं, खैर उन्होंने उधार के पैसे कभी नहीं लौटाए। मैंने भी शादी के बाद इस हिसाब की डायरी को फेंक दिया। तब उधारी का ये पैसा 4000 रुपए के करीब पहुंच चुका था। शादी के 3 साल बाद ही नारायण मूर्ति अपनी कंपनी इन्फोसिस शुरू करना चाहते थे। इस काम में उन्हें सुधा की हर तरह से मदद चाहिए थी। सुधा ने तब अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया ताकि वो अपना घर अच्छे से चला सकें। सुधा की जेआरडी टाटा से पहली और अंतिम मुलाकात तब हुई जब वो टेल्को छोड़ रही थी। जेआरडी आश्चर्यचकित थे कि वो नौकरी क्यों छोड़ रही हैं, जबकि उनके आगे एक शानदार करियर है जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है। सुधा ने टाटा को बताया कि वो अपने पति के साथ मिलकर इन्फोसिस नाम की कंपनी खड़ी करना चाहती हैं, और इस तरह सुधा ने अपना सुनहरा करियर छोड़ दिया। इस एक फैसले ने उनके जीवन को एकदम बदल कर रख दिया। इन्फोसिस के शुरुआती दिनों में नारायण मूर्ति ने अपने घर को दफ्तर बना दिया था जहां वो अपने कॉलीग्स के साथ काम करते थे। तब सुधा ने भी घर का खर्च चलाने के लिए
बालचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ सीनियर सिस्टम्स एनालिस्ट के रूप में नौकरी शुरू कर दी। तब वो एक कुक थी, इन्फोसिस की क्लर्क थी और एक प्रोग्रामर के रूप में भी काम कर रही थी। सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करने के लिए मूर्ति को पैसे की जरूरत थी। उनका ये सपना पूरा करने के लिए सुधा ने 10,000 रुपए बतौर लोन उन्हें दिए थे। उन्होंने मूर्ति को 3 साल का वक्त दिया। ये वो सेविंग्स थीं जो सुधा ने मूर्ति से छुपा कर रखी थी, जैसा आमतौर पर हिंदुस्तान की घरेलू महिलाएं करती हैं। मूर्ति के सपने को पूरा करने के लिए सुधा चट्टान बनकर उनके साथ खड़ी हो गई। सुधा ने मूर्ति से कहा, I will take care of the financial needs of our house. You go and chase your dreams without any worry. एडवेंचर करने में भी सुधा का जवाब नहीं था। शादी के बाद एक समय ऐसा भी आया जब वो 29 साल की उम्र में अमेरिका के सफर पर अकेली ही निकल गई। उस जमाने में एक लड़की का अकेला विदेश यात्रा पर निकलना बड़ा साहसिक काम माना जाता था। वो 3 महीने बैकपैक पर रही। उनकी यात्रा के कुछ रोमांचक क्षण भी रहे जब उन्हें न्यूयॉर्क पुलिस ने हिरासत में लिया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो एक इतावली तस्करी ड्रग माफिया के लिए काम कर रही हैं। इस यात्रा में एक और रोमांचक मोड़ उस वक्त भी आया जब उन्हें एक बुजुर्ग जोड़े के साथ एक झोपड़े के नीचे एक रात बितानी पड़ी। इस तरह की घटनाएं आमतौर पर फिल्मों में होती हैं। इन्फोसिस कंपनी चल निकली थी। एक वक्त आया जब सुधा ने सोचा क्यों ना वो भी इन्फोसिस का हिस्सा बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सुधा ने एक इंटरव्यू में कहा, नई कंपनी बनाना आसान नहीं, इसके लिए बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है। हम दोनों में कोई एक ही ये कर सकता था। एक को घर में रहना होता। उन्होंने बच्चों के पालन पोषण के लिए घर पर रहना चुना, क्योंकि शुरुआती जीवन में हर बच्चे को मां की जरूरत होती है। इसलिए उन्होंने गृहिणी बनना चुना। सुधा के 2 बच्चे हैं, अक्षता और रोहन। उनकी बेटी अक्षता ने एक ब्रिटिश भारतीय स्टैनफोर्ड के अपने सहपाठी ऋषि सनक से शादी की। सुधा फिल्में देखने की बहुत शौकीन है, इतनी शौकीन कि उन्होंने घर में ही होम थिएटर बना लिया है। एक बार तो उन्होंने एक साल में 365 फिल्में देख डाली। उनके पास 500 डीवीडी का कलेक्शन है। वो किसी फिल्म को टोटलिटी में देखती हैं, उसका डायरेक्शन, उसकी एडिटिंग, फोटोग्राफी, उसके सभी पहलू पर नजर रखती हैं। फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, लोग मुझे एक सोशल वर्कर के रूप में जानते हैं या एक लेखक के रूप में, लेकिन फिल्मों के शौकीन के रूप में मुझे कोई नहीं जानता। यही वजह है कि मुझे फिल्म फेयर के साथ ये इंटरव्यू देने में खुशी हो रही है। मैं वास्तव में फिल्म पत्रकार बन सकती थी। दरअसल मैं फिल्मों से कभी बोर नहीं होती। सुधा और उनके पति नारायण मूर्ति दोनों को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। इन लोगों ने अपने घर में ही लाइब्रेरी बना रखी है, जिसमें 20,000 से ज्यादा किताबें करीने से सजी हैं। मूर्ति अपनी लाइब्रेरी से लोगों को किताबें पढ़ने के लिए देते रहते हैं, लेकिन सुधा को ये पसंद नहीं। उनका मानना है कि सबको अपनी किताब खरीद कर पढ़नी चाहिए। किताबें खरीद कर पढ़ने की बात वो इसलिए कहती हैं क्योंकि वो खुद एक लेखिका हैं। उनका कहना है, अगर हर कोई अपनी किताबें उधार लेना शुरू कर दे तो लेखक कैसे जीवित रह सकते हैं। हम लेखक चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा किताबें खरीदें। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम कमा सकते हैं, हमारी रॉयल्टी से। ये किताबों के लिए उनका लगाव ही है कि इन्फोसिस फाउंडेशन के जरिए उन्होंने अकेले कर्नाटक में 60,000 से अधिक लाइब्रेरीज खोली हैं। सुधा मूर्ति ने कुछ साल पहले अपने जीवन के बारे में एक आश्चर्यजनक तथ्य साझा किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि पिछले 21 सालों में उन्होंने एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो साड़ी नहीं पहनती, वो आमतौर पर साड़ी में ही दिखती हैं, लेकिन वो सामान्य सूती साड़ियों से संतुष्ट रहती हैं। इसके पीछे की कहानी बताते हुए वो कहती हैं कि 21 साल पहले वो काशी में विश्वेश्वर स्वामी यानी बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने गई थी। वहीं उन्होंने स्वामी के सामने साड़ियों की शॉपिंग करने का अपना पसंदीदा शौक छोड़ दिया और वहीं उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अब वो साड़ियों पर पैसा खर्च नहीं करेंगी, जबकि काशी अपनी बनारसी साड़ियों के लिए मशहूर है। करोड़ों रुपयों की मालकिन होने के साथ एक सेलिब्रिटी होना और एक साधारण जीवन जीना सचमुच एक रेयर कॉम्बिनेशन है।
घर की जिम्मेदारी पूरी करने के बाद सुधा के अंदर की लेखिका ने जन्म लिया। आज वो एक बेस्ट सेलिंग राइटर हैं और उनकी किताबों की 1.5 मिलियन से अधिक कॉपियां बिक चुकी हैं, जिसमें बच्चों के लिए लिखी किताबें, शॉर्ट स्टोरीज, ट्रैवलॉग और 24 नॉवेल शामिल हैं। राइटर का ये रूप उनके रोजमर्रा के उन तमाम इवेंट्स के बाद आश्चर्यजनक रूप में सामने आता है, क्योंकि महीने में 20 दिन वो इन्फोसिस फाउंडेशन राहत कार्यों के लिए ग्रामीण भारत में यात्रा पर होती हैं। उन्होंने कर्नाटका में तकरीबन सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में कंप्यूटर तथा लाइब्रेरी की फैसिलिटीज उपलब्ध कराई हैं। वो कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाती हैं और साथ साथ कथा साहित्य लेखन भी करती हैं। उन्होंने डॉलर बहू नाम से कन्नड़ भाषा में एक किताब लिखी थी, कन्नड़ भाषा में जिसका अर्थ होता है डॉलर पुत्रवधू। बाद में इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर डॉलर बहू नाम दिया गया। सन 2001 में इस किताब पर आधारित एक चर्चित टीवी धारावाहिक भी बना। नौकरी छोड़ते वक्त जेआरडी टाटा ने उनसे एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। टाटा ने उनसे कहा था, आप पैसे के मालिक कभी नहीं होते हैं, आप बस उसके ट्रस्टी होते हैं। पैसा हाथ बदलता रहता है। जब आप कामयाब होते हैं तो वो पैसा आपको सोसाइटी को लौटा देना चाहिए, जिसने आपको पहचान दी, सम्मान दिया। ये शब्द बाद में इन्फोसिस फाउंडेशन की प्रेरणा का स्रोत बन गए। उनका फाउंडेशन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में बहुत अच्छा काम कर रहा है। जब उन्होंने समाज सेवा शुरू की तो उन्हें इसका एकदम अनुभव नहीं था। वो दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासियों की मदद के लिए गईं। वो उन्हें एड्स के प्रति जागरूक करना चाहती थी। जैसे ही उन्होंने इस पर बोलना शुरू किया, देवदासियों ने उन पर चप्पल फेंकना शुरू कर दिया। ये बात उन्होंने अपने पिता को बताई। पिता उन्हें उनके पास दोबारा ले गए और उन्होंने देवदासियों से कहा, ये तुम्हारे बच्चों को स्कॉलरशिप देने आई है। तब देवदासियों ने उनकी बात सुनी। सुधा ने अपने पिता से कहा, ऐसा नहीं है, उनके पास स्कॉलरशिप देने की कोई स्कीम नहीं है। पिता ने कहा, जानता हूं, लेकिन तुम उनके बच्चों की बात करके ही उनके करीब पहुंच सकती हो। फिर 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप देकर उन्होंने उन देवदासियों को एड्स के खतरों और उससे बचने के बारे में जागरूक किया। साल 1997 में इन्फोसिस फाउंडेशन के ट्रस्टी के रूप में उन्होंने गरीबों के लिए 2500 घर बनवाए। इस ट्रस्ट ने अस्पताल, पुनर्वास केंद्र, स्कूल भवन, अनाथालय बनाने में मदद की। ट्रस्ट ने बाढ़ग्रस्त इलाके में खूब काम किया। उन्होंने तमिलनाडु और अंडमान में सुनामी राहत कार्य, गुजरात में भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में बाढ़ और महाराष्ट्र और कर्नाटक में सूखे की स्थिति को भी नियंत्रित किया। उनके काम में महिला सशक्तिकरण, सार्वजनिक स्वच्छता, कला और संस्कृति, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा शामिल हैं। सुधा का दृढ़ विश्वास है कि भारतीय कॉर्पोरेट्स को समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। साल 2000 में सुधा को साहित्य और सामाजिक कामों के लिए कर्नाटक राज्योत्सव राज्य पुरस्कार मिला। 2004 में चेन्नई में श्री राजा लक्ष्मी फाउंडेशन द्वारा राजा लक्ष्मी पुरस्कार और साल 2006 में उन्हें आर के साहित्य के लिए नारायण पुरस्कार से नवाजा गया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें 2006 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया। ये अवार्ड उन्हें इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन के रूप में उनके परोपकार के कामों को देखकर दिया गया। साल 2018 में सुधा को क्रॉसवर्ड रेमंड बुक अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। साल 2019 में उन्हें हिम्मेया कन्नडिगा अवार्ड मिला। आईआईटी कानपुर ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की अपनी मानद उपाधि ऑनोरिस कोसा से सम्मानित किया है। अमिताभ बच्चन के मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति से सुधा मूर्ति पिछले साल अचानक देश भर में चर्चा में आ गईं। इससे पहले बहुत कम लोग उन्हें जानते थे। ये सीजन 11 का आखिरी एपिसोड था। अमिताभ बच्चन ने उनका परिचय साधारण जीवन बिताने वाली असाधारण महिला के रूप में कराया। शो में बिग बी ने अपने से 7 साल छोटी सुधा के पैर छुए। इस मौके पर सुधा ने अपनी जिंदगी के कई किस्से शेयर किए। शो में सुधा मूर्ति ने खुद को एक कम खर्चीली पत्नी बताते हुए सोशल वर्क में आनंद लेने वाली महिला बताया।
उन्होंने बताया, 4 साल मैंने लड़कों के कॉलेज में पढ़ाई की। मेरे कॉलेज में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं था। वहां मुझे टॉयलेट का महत्व पता चला। उसके बाद फाउंडेशन का काम करते हुए मैंने दक्षिण भारत में कुल 16,000 टॉयलेट बनवाए। इस शो में वो देवदासी महिलाओं के जरिए बुनी गई चादर अमिताभ बच्चन को तोहफे में देती नजर आई। बाद में अमिताभ ने अपने ब्लॉग पर इस सुंदर उपहार के बारे में फोटो शेयर करते हुए लिखा, ये महिला देवदासियों द्वारा बनाई गई एक चादर है, जिन्हें सुधा जी ने पुरानी परंपराओं से दूर रहने के लिए एक नया जीवन दिया है और उनके साथ हो रहे भेदभाव को खत्म किया। ये मेरे लिए हमेशा के लिए एक खजाना है और ये उनके महान कार्य के प्रति उनकी श्रद्धा है। सुधा के भीतर एक बेहद संवेदनशील औरत छुपी है। लंदन में उन पर नस्लवादी टिप्पणी हुई। उन्हें कैटल क्लास का कहा गया क्योंकि वो बहुत सादगी से रहती थी, सलवार कमीज पहनती थी। उनका मजाक बनाने वाली अंग्रेज औरतें उस दिन दंग रह गईं जब खादी की साड़ी में उन्हें इन्फोसिस फाउंडेशन के बारे में बोलते हुए सुना। उन्हें मालूम चला कि वो कितनी अमीर और प्रतिभा संपन्न महिला है। वो सब औरतें बहुत शर्मिंदा हुईं। इस अनुभव को सुधा ने अपनी बुक 3000 स्टिचेस में लिखा है। इस किताब में वो लिखती हैं, अधिकांश मेट्रो शहरों में कई कॉलेज जाने वाली लड़कियां वेश्यावृत्ति का हिस्सा बन जाती हैं क्योंकि वो डिजाइनर कपड़े खरीदने के लिए जल्दी पैसा कमाना चाहती हैं। ऐसा बाहरी ताकतों के दबाव के कारण होता है। ये बहुत परेशान करने वाला बदलाव है। भारत की सबसे अमीर महिलाओं में से एक होने के बावजूद पैसा सुधा को प्रभावित नहीं करता। इन्फोसिस फाउंडेशन में अपने बहुत सादे से दफ्तर से अपने काम करती हैं, जहां वो अपनी पुरानी सस्ती डायरी में पहले से ही अपने तय कार्यक्रमों की रूपरेखा लिखती हैं। वो बड़े मार्के की बात कहती हैं। पैसा आपको कुछ आराम दे सकता है, लेकिन पैसे का बहुत सीमित उपयोग है और वो वक्त बहुत जल्द आ जाता है जब आप महसूस करते हैं कि पैसा आपके लिए बोझ से ज्यादा कुछ नहीं है। बेहतर है आप इसे दान कर दें। आपको महसूस करना चाहिए कि आपकी पीठ पर पैसे का भारी बोझ है। इसे उतारकर आप अपने जीवन को सरल और हल्का बना सकते हैं। उन्हें हर दिन दुनिया भर से सैकड़ों निमंत्रण पत्र मिलते हैं, जिसमें वो केवल कुछ मुट्ठी भर चुनती हैं। कहां दान देना है, कहां नहीं, इसका चयन वो बहुत सावधानी से करती हैं। हाल ही में उन्हें एक नया शौक पैदा हुआ है। वो है कर्नाटक में ऐतिहासिक स्थानों की खोज करना। वो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखती हैं और दुनिया भर के लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करती हैं। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने उनके बारे में कहा था, मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में सुधा मूर्ति रहती हैं। ये वाकई हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है।